राजपूत राज्यों से संधियां और उसके परिणाम। उसमें कोटा राज्य के साथ किस प्रकार से संधि की गई थी और उसके साथ में क्या क्या शर्तें तय की थी उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करते हैं कि अन्य राज्य जैसे जोधपुर है, उदयपुर है, इसके अलावा कुछ छोटे मोटे अन्य राज्य जो उनके साथ में किस प्रकार से संधि की गई थी। कि कोटा राज्य के बाद में 6 जनवरी 1818 ईस्वी को कंपनी सरकार और जोधपुर राज्य के बीच में संधि हुई और संधि पर गवर्नर जनरल की ओर से चार्ल्स मेटकाफ ने तथा जोधपुर के महाराजा मानसिंह की ओर से युवराज छतर सिंह, व्यास विशन राम और व्यास अभय राम ने हस्ताक्षर किए थे और उसकी शर्तें भी लगभग वही थी जो कि कोटा के साथ में तय की गई थी। जैसे अंग्रेज सरकार और महाराजा मानसिंह और उसके उत्तराधिकारियों के बीच में मैत्री, सहयोग और समान हितों के लिए एकता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी और एक के मित्र दूसरे के मित्र और दूसरे के शत्रु दूसरे के शत्रु। इसके साथ ही जोधपुर राज्य की सुरक्षा जो उसका भी वचन दिया गया। इसके साथ ही आपके एक दूसरे को सहयोग करने का और इसके साथ ही कहा जाता है कि राजा मानसिंह और उसके उत्तराधिकारी अंग्रेज सरकार की सर्वोच्चता स्वीकार करते हुए उसकी अधीनता में रहते हुए उसके साथ सहयोग करते रहेंगे, इस बात का भी उन्होंने वचन दिया। इसके साथ ही अंग्रेज सरकार की अनुमति के बिना जोधपुर महाराजा को और उसके उत्तराधिकारी किसी अन्य राज्य के साथ में कोई समझौता नहीं कर सकते थे, ना ही तो मित्रता कर सकते थे, ना ही किसी प्रकार का पत्र व्यवहार कर सकते। इसी प्रकार से जोधपुर महाराजा और उसके उत्तराधिकारी किसी अन्य राज्य पर आक्रमण भी नहीं करेंगे जब तक उनमें कोई अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए ब्रिटिश सरकार जो समझौता या मध्यस्थ का काम करेगी। इसी प्रकार से राज्य की ओर से अब तक जितना खराज सिंधिया और मराठे जो उनको दिया जाता था उतना ही खराज उसको दिया जाएगा। इसके अलावा कहा जाता है कि जोधपुर राज्य जो था वो सिंधिया के अलावा अन्य किसी को खिराज नहीं देता था, क्योंकि वह खिराज अंग्रेज सरकार को देने का अनुबंध किया जा रहा था। अतः यदि अब सिंधिया अथवा अन्य कोई खिराज का दावा करता है तो अंग्रेज सरकार उससे जवाब देगी। इसके अलावा अंग्रेज सरकार की मांग पर जोधपुर राज्य में 15,000 सवार और अंग्रेज सरकार की सेवा में भेजेंगे और आवश्यकता पड़ने पर राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक सेना को छोड़कर राज्य की संपूर्ण सेना अंग्रेज सरकार जो उसकी सेवा में भेज दी जाएगी। इसके अलावा जोधपुर महाराजा और उसके उत्तराधिकारी अपने राज्य की पूर्ण स्वामी बने रहेंगे और विशिष्ट क्षेत्राधिकार को उसके राज्य में लागू नहीं किया जाएगा, अर्थात अंग्रेज सरकार उनके राज्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इस प्रकार से जब जहां आवश्यकता होगी उस वक्त जोधपुर सरकार जो थी ब्रिटिश सरकार जो उसको सैनिक सहयोग भी देगी और पैसा जो है वो भी देगी, बदले में केवल सुरक्षा जो उसका वचन दिया गया था। इसी प्रकार से उदयपुर राज्य जो उसके साथ में संधि की गई थी 13 जनवरी 1818 ईस्वी को उदयपुर राज्य और कंपनी सरकार जो उसके बीच में संधि हुई थी और संधि पर कंपनी की ओर से चार्ल्स मेटकाफ ने तथा महाराणा की ओर से ठाकुर अजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए थे और 22 जनवरी 1818 को गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस बात की पुष्टि कर दी थी। तो इस प्रकार से इसके उदयपुर के साथ में जो संधि की गई थी उसमें भी लगभग वही शर्तें जो है तय की गई थी जो कि कोटा और जोधपुर के साथ में तय की गई थी। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे मोटे राज्य जो थे उन्होंने भी संधियां की। कहा जाता है कि अन्य राज्यों के साथ की गई संधियों में इसी प्रकार की शर्तें थी जैसी कोटा और जोधपुर के साथ में थी और इन संधियों के अंतर्गत राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली तथा अंग्रेजों ने प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने तथा आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता देने का आश्वासन दिया और इस ब्रिटिश संरक्षण के बदले में राजपूत शासकों को अपनी बाह्य सत्ता यानी कि विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता तथा निर्णय हेतु प्रस्तुत करने का वचन देना पड़ा और आवश्यकता के समय उन्हें अपने राज्यों में समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द करना स्वीकार करना पड़ा और अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों से अलग अलग सभी राज्य जो उनके साथ में अलग अलग की गई थी, क्योंकि वो मराठे और उनको अलग अलग रकम देते थे और अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज की राशि निर्धारित करने हेतु ये आधार अपनाया गया कि प्रत्येक राज्य जितना खराज पहले मराठों को देते थे उतना ही खिराज अब वो कंपनी सरकार को देंगे और जयपुर राज्य की मराठों और पिंडारियों के हाथों हुई बर्बादी को देखते हुए उसे सबसे पहले खिराज से मुक्त रखा गया और दूसरे वर्ष जयपुर से 4 लाख रुपए खिराज लेना तय किया गया और प्रतिवर्ष इसमें 1-1 लाख रुपए की बढ़ोतरी करने का प्रावधान रखा गया। लेकिन छठे वर्ष के बाद 8 लाख रुपए वार्षिक लेना डिसाइड किया गया और जब तक कि राज्य का राजस्व 40 लाख रुपए वार्षिक से अधिक न हो जाए, राज्य का राजस्व 40 लाख रुपए वार्षिक से अधिक होने पर अतिरिक्त राजस्व जो है उसका 5/6 भाग अर्थात 8 लाख रुपए वार्षिक अतिरिक्त देना पड़ेगा और बूंदी से 80,000 जो है वार्षिक टैक्स कर लेना स्वीकार किया गया और बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ राज्य कहा जाता है कि पहले मराठों को कोई खिराज नहीं देते थे, अतः कंपनी ने इन्हें खिराज से मुक्त रखा था। तो इस प्रकार से ये अन्य छोटे मोटे राज्य जो थे उनके साथ में संधियां की गई थी और उनके साथ में इस प्रकार के जो शर्तें जो उनको तय किया गया था।
अगली बात आती है अंग्रेजों द्वारा संधियां करने के कारण, कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से अंग्रेज जो थे उन्होंने राजपूत राज्यों के साथ में संधियां की थी। कि राजपूत राज्यों से संधि करने में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपना उद्देश्य लुटेरी पद्धति के पुनरुत्थान के विरुद्ध अवरोध स्थापित करना तथा मराठों की शक्ति के विस्तार को रोकना बताया है। और जॉन मॉलकम ने कहा था कि सैनिक कार्रवाई तथा रसद सामग्री दोनों के लिए इन राज्यों के प्रदेशों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, अन्यथा ये राज्य हमारे शत्रुओं को हम पर आक्रमण करने योग्य साधन उपलब्ध करा देंगे। जॉन मॉलकम का मानना है कि पिंडारियों को नष्ट करने तथा मराठा शक्ति के विस्तार को रोकने के लिए कंपनी राजपूत राज्यों से संधि करना चाहती थी, किंतु तत्कालीन परिस्थितियां इन कथनों की पुष्टि नहीं करती। दूसरी बात है कि मराठा युद्ध यानी कि दूसरा मराठा युद्ध से पूर्व पेशवा ने बसीन की संधि तथा युद्ध में पराजित होकर सिंधिया ने सरजी अर्जन गांव की तथा भोंसले ने देवगढ़ की संधि कर ली थी, और जिसके कारण उनके सैनिक और आर्थिक साधन जो थे वो काफी कम हो चुके थे, और वेलेजली ने होलकर की शक्ति पर प्रहार करके उसकी शक्ति जो उसको भी कमजोर कर दिया था। फिर स्वयं राजपूत राज्य भी इतने निर्बल हो चुके थे कि उनमें मराठों और पिंडारियों के विरुद्ध अवरोध या उनसे लड़ने की ताकत नहीं रहती। अतः अंग्रेजों को मराठों व पिंडारियों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के सहयोग की न तो आवश्यकता थी और न ही किसी धारा का उल्लेख इन संधियों में किया गया था। संधियों में बाह्य आक्रमण सुरक्षा एक सामान्य धारा थी, जिसका समावेश भारत के लगभग सभी राज्यों के साथ में की गई संधियों के साथ किया गया था, और इस धारा का समावेश तो पेशवा तथा अन्य मराठे जो उनके साथ में की गई संधियां जो उनमें भी किया गया था। अतः यह सामान्य धारा मराठे और पिंडारी जो उनके विरुद्ध नहीं हो सकती। इस धारा का उल्लेख तो कंपनी सरकार की सर्वोच्चता की अभिव्यक्ति का प्रतीक मात्र था, और राजपूत राज्यों से संधियां होने से पूर्व मराठों व पिंडारियों ने इन राज्यों के अनेक प्रदेश अपने हाथ में ले लिए थे, लेकिन संधियों में राजपूत राज्यों को उन प्रदेशों को वापस दिलाने का उल्लेख नहीं मिलता। यद्यपि कुछ राज्यों ने मेटकाप से इसके लिए प्रार्थना पत्र भी दिया, किंतु मेटकाप ने इस संबंध में कोई निश्चित वादा करने से इनकार कर दिया। अतः राजपूत राज्यों से संधि करने में अंग्रेजों का उद्देश्य मराठा अथवा पिंडारियों का विरोध नहीं हो सकता। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में ब्रिटिश सीमाओं का विस्तार कर कंपनी को भारत की सर्वोच्च सत्ता बनाना चाहता था। इसके लिए भारत के समस्त देशी राज्यों को कंपनी के संरक्षण में या उसके अधीन लेना जरूरी था। इसीलिए 1817-18 में राजपूत राज्यों से की गई संधियां उसकी नीति का अंग मात्र थी, और लॉर्ड हेस्टिंग्स का एक अन्य उद्देश्य कंपनी के वित्तीय साधनों में वृद्धि करना भी था, और संधियां द्वारा विभिन्न राज्यों से प्राप्त होने वाला खिराज कंपनी के लिए एक वित्तीय लाभ भी था। और इसके अतिरिक्त बीकानेर और बांसवाड़ा दोनों राज्य महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण करते थे। अतः ब्रिटिश व्यापार वाणिज्य की वृद्धि के लिए इन राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण जरूरी था। अब दूसरी बात आती है कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे कि राजपूत राज्यों द्वारा संधि करने के क्या कारण थे, अर्थात राजपूत जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार जो उससे संधि क्यों की थी। इसके बारे में भी हम काफी कुछ जान चुके हैं कि जॉन मेलकम और विल्सन तथा कर्नल टोड आदि अंग्रेज विद्वान जो है उनका मानना है कि राजपूत राज्यों ने मराठों और पिंडारियों के आक्रमण तथा उनकी लूटमार से अपने राज्यों को बचाने के लिए कंपनी सरकार से संधियां कर ली, और ब्रिटिश सरकार जो उसका संरक्षण जो उसको प्राप्त कर लिया। और इसके अलावा कहा जाता है कि इसके बारे में भी अलग अलग विद्वान जो अपना अलग अलग मत देते हैं। और दूसरा बात यह भी बताई जाती है कि राजपूत शासकों द्वारा ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने का मुख्य कारण सामंती समस्या भी थी, कि राजपूत शासक अपने सामंतों की शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ थे, और इसके लिए किसी सर्वोच्च सत्ता का सहयोग प्राप्त करना जरूरी था। और इसके लिए उन्होंने पहले तो मराठों से सहयोग प्राप्त किया, फिर बाद में कहा जाता है कि इसमें वो उन्होंने बहुत ज्यादा लूटमार करना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा धन वसूल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। और फिर यानी कि मराठे जो उनका भी जो सूर्य जो था धीरे धीरे अस्त होने लग गया था, तो उन्होंने भी किससे अंग्रेजों से संधि कर ली थी। तो उन्हें भी लगा कि जब ये लोग अंग्रेजों से संधि कर रहे तो हमें भी अंग्रेजों से संधि कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से कारण थे। इसके साथ ही आपके जो राजपूत शासक जो थे वो भी आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, वो भी अपने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते रहते थे। इसके साथ ही जब भी कोई पिता और पुत्र का मामला होता था, अर्थात उत्तराधिकार का मामला होता था, तब भी कहा जाता है कि संघर्ष हो जाता था। तो उसमें भी उन्हें दूसरे जो विदेशी शक्ति बाह्य शक्ति जो उसका साथ लेना पड़ता था, जिसमें पहले वो मराठे और पिंडारी जो उनसे लेते थे, और फिर बाद में उन्होंने सोचा कि इन सब चीजें जो उनसे बचने के लिए ब्रिटिश संरक्षण जो उसमें जाना सही समझा, और इसलिए उन्होंने ब्रिटिश संरक्षण जो उसको स्वीकार कर लिया।